हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जेके के जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ से निवासी था? तो ये अरब हो जाएगा। सबसे पहले भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ये अरबों के द्वारा हो जाएगा। आगे बोल रहा है वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये हो जाएगा उबैदुल्ला, जो एक असफल प्रयास था। और जो आगे होगा आक्रमण वो मेन रूप से वहां से माना जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब से हुआ है। तो चलिए आगे बोल रहा है कि वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो यहीं से माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था, और ये 712 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। बोल रहा है वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1712 में मोहम्मद बिन कासिम किसको पराजित किया था? तो ये सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था और देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा मुल्तान पे। मुल्तान को उस टाइम स्वर्ण नगरी भी कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा मुल्तान पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा ऊंट पालन का तथा खजूर की खेती का। चलिए आगे देखते हैं। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो ये हो जाएगा तुर्कों का। अरब के बाद भारत पे कौन आए थे? तो ये तुर्क हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, सर्वप्रथम अरब था और उसके बाद तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा अल्पतगीन गजनी के द्वारा। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा अल्पतगीन गजनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शासक को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा जयपाल को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी द्वारा भारत पर 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा भीम प्रथम। ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आपसे घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो हो जाएगा महमूद गजनबी द्वारा भारत पर यानी कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा भीम प्रथम। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। तो आपसे बोल रहा है कि महमूद
गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ से उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट का था, न कि यहाँ पे आके साम्राज्य स्थापित करने का। तो ये ध्यान में रखिएगा कि महमूद गजनवी का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत की धन संपदा को लूटना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, तो ये हो जाएगा अल-बरूनी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, तो ये हो जाएगा अल-बरूनी। इसका एक किताब है, उसके बारे में देखते हैं। अल-बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये हो जाएगा किताब उल हिंद। तो ये किताब का नाम याद रखिएगा, अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। फिरदौस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये हो जाएगा शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये फिरदौस के द्वारा लिखा गया था। और आगे बोल रहा है कुतुबी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये हो जाएगा किताब उल यामनी। तो ये तीनों किताब का नाम याद रखिएगा और कौन सी किताब को कौन लिखे हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के पश्चात भारत पर किस मुस्लिम शासक का आक्रमण हुआ था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी का। गजनवी के बाद किसका आक्रमण हुआ था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी का। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1175 में। और कहाँ पे हुआ था, तो ये मुल्तान में। ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1175 में हुआ था। और आगे बोल रहा है आपसे कि अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1191 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, यानी पृथ्वीराज चौहान इनको बोला जाता था फिर। तो ध्यान में रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजित हुई थी और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिए थे। वही आगे चल के देखिए फिर युद्ध होगा। फिर बोल रहा है आपसे तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 1192 ईस्वी में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और ये किसके सहायता से मोहम्मद गौरी जीतता है, तो ये जयचंद के सहायता से जीतता है। और देखिए आगे चल के मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हराएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये हो जाएगा चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में यानी कि 1192 में जयचंद मोहम्मद गौरी को मदद करता है और वही मोहम्मद गौरी 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराता है, उससे युद्ध करता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि बोल रहा है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन थे,
तो ये हो जाएगा शेख मुईनुद्दीन चिश्ती। तो ये ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ये हो जाएगा शेख मुईनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे बोल रहा है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलाम द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा यालदौज, क्वाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यही फिर आगे चल के गुलाम वंश होगा। तो उस अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको आए तो आपको आसानी से मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपसे बोल रहा है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो कुछ प्रश्न थे जो हम लोग देखे हैं। आगे हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।